इंडिया में आपने अगर कोई भी एसेट सोल्ड करी है या कुछ भी करा है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं है। 23 जुलाई 2024 से पहले की अगर आपकी होल्डिंग है, बाद अगर आपने बेची, दो रेट है। अगर आपको इंडेक्सेशन लेनी है तो 20% टैक्स, और इंडेक्सेशन नहीं लेनी तो 12.5% टैक्स। आपका जो सेल प्राइस है उसमें से वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगी, उसके बाद आपकी इंप्रूवमेंट लेस होगी, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेस होगी, फिर आपका बैलेंस कैपिटल गेन आएगा। मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और मेरी प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन है वो आया मान लो 11 करोड़, तो मैं क्या कर सकता हूँ 54 में 10 करोड़ रुपए एग्जाम करा सकता हूँ और 50 लाख 54 इसी में ले सकता हूँ और 50 लाख पे अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, 20% तक इसमें भी जो भी आपका बन रहा है वो आप पे कर सकते हैं। सेक्शन 139(1) कहता है कि अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपकी ओरिजिनल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल होनी चाहिए। लॉसेस भी दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, दोनों ही 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करें। सभी लोग क्रिप्टो में लगे हुए हैं, तो ये क्रिप्टो क्या है और इसमें किस तरह से टैक्स लगता है? क्रिप्टो नाम की कोई आइटम नहीं है, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये वाली जो इनकम्स है गवर्नमेंट इसको कहती है स्पेकुलेटिव इनकम, मतलब एक तरह से जुए वाली इनकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट सीए प्रीति गोयल, partner in Ashish Goyal and Company. Today we will discuss about capital gain, F&O, intraday and crypto trading. This is one of the most important and sometimes a confusing area of taxation. For detailed understanding, here we have CA Ashish Goyal who will explain you in detail. So let's get started with the podcast. इंडिया में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है, आइदर ऑन जीएसटी फॉर्म और इनकम टैक्स फॉर्म और एनी हेड फॉर्म। अब 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे क्लाइंट जानने वाले वो मेरे पास आए, उनको अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड आउट करनी थी और जो बायर था वो 1.5 करोड़ रुपए का ऑप्शन दे रहा था। और जब उन्होंने अपनी सेल्स के डॉक्यूमेंट रेडी करने शुरू करे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना है। वो उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, 40 साल पहले उनके फादर साहब से ने ली थी, जो 50,000 उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी। तो जब उनको ये पता लगा, मैंने उनको बताया कि उनको इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा और कैपिटल गेन टैक्स पे करना है, तो ही वाज सरप्राइज्ड कि ये तो मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इंडिया में आपने अगर कोई भी एसेट सोल्ड करी है या कुछ भी करा है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं किस तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, क्या होगा। ये वो सरप्राइज क्यों? क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा इमोशंस भी जुड़ा हुआ होता है कि मेरे को इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बट इनकम टैक्स इमोशन से नहीं चलता। यू हैव टू पे कैपिटल गेन्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैपिटल गेन। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी स्टोरी सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि कैपिटल गेन क्या होता है, तो बताइए जरा कैपिटल गेन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 45 जो है वो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है। कोई भी एसेट अगर हमने सोल्ड करी तो सेल और परचेज का जो बीच का जो डिफरेंस है उससे कैपिटल गेन्स आता है। कोई भी एसेट का मतलब अब क्या है? कोई भी एसेट उसमें कैपिटल एसेट्स होती है। कैपिटल एसेट को सेक्शन 214 में डिफाइन किया हुआ है। उसके अंदर का एनी एसेट इज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट 4 आइटम्स। वो क्या क्या है? 4 आइटम्स। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल यूज के लिए जो आइटम है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सर पर्सनल यूज में सपोज मेरे पास मेरी कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और वो मैं सेल करती हूँ, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन एक्ट्रैक्ट हुआ या नहीं? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे पर्सनल यूज जो है उसका जो गवर्नमेंट का मतलब है वो है मूवेबल और इमूवेबल। जो मूवेबल आइटम है वो एग्जम्प्ट है और जो इमूवेबल आइटम्स हैं वो टैक्सेबल है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पास लैंड और बिल्डिंग के रूप में, उसमें कोई भी अगर आप सोल्ड करते हो तो आपको कैपिटल गेन अराइज होगा। लेकिन जो मूवेबल आइटम है उसके अंदर भी इन्होंने 5-6 कैटेगरीज डाल रखी हैं कि ये आइटम्स जो हैं मूवेबल हैं फिर भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है। ओके। जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स एंड सो ऑन, ऐसे करके 6 आइटम्स हैं जो मूवेबल होने के बाद भी आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती तो व्हीकल्स भी कवर है क्या इसमें? व्हीकल्स को मैं अगर बेचती हूँ तो वो है। कवर यस, है? व्हीकल कैपिटल एसेट है। व्हीकल बेशक मूवेबल है बट लेकिन इसको कैपिटल एसेट की कैलकुलेशन में डाला गया है। ओके। आपने बोला है कि इसमें रूरल जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये वाला एरिया रूरल है या नहीं है? और रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है इसको दो तरीके से हम लोग समझते हैं। सेक्शन 214 में रूरल एग्रीकल्चर जो लैंड है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, उन दोनों को डिफाइन किया गया है। इन्होंने क्या किया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको डिफाइन करा है, उसके बाहर जो भी है वो सब रूरल है। ओके, तो वो क्या है आप उसके बताएंगे? उसके इन्होंने 4 क्राइटेरिया दिए हैं। आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां आपकी कैपिटल एसेट है
जहाँ पे 10,000 तक की पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, 10,000 तक की अगर पॉपुलेशन है राइट, तो रूरल, 10,000 से अगर ऊपर है और 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक का जो रेडियस है वहां तक भी वो लैंड अर्बन, मतलब आपके जो एसेट है वो अर्बन मानी जाएगी। अगर आपकी 1 लाख से 10 लाख रुपए, 10 लाख तक की अगर आपकी पॉपुलेशन है उस एरिया की, तो 6 किलोमीटर तक का रेडियस, और 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर तक का रेडियस। इसके अंदर अंदर की सारी लैंड अर्बन, इसके बाहर की सारी रूरल। सर आपने बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम एरिया मेजरमेंट करते हैं, उस एरिया में विद इन एरिया में अगर कुछ होता है तो वो हमारी अर्बन है और अदर देन एरिया जो है वो रूरल है। तो वो जो एरिया हम मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं? गुड क्वेश्चन। एरिया जो है वो जो जिस एरिया में आपकी लैंड है उस एरिया का सेंटर लेते हैं और उसको स्काई में ले जाके जो ऊपर का जो रेडियस है उस रेडियस का पूरा 6 किलोमीटर देखा जाता है, ओके, 8 किलोमीटर देखा जाता है, 2 किलोमीटर, ऐसा केस में भी जो भी है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। पहले किसी जमाने में होता था कि आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी से 50 किलोमीटर दूर तक अगर आपकी लैंड है तो उससे बाहर है तो वो रूरल होगी और अंदर है तो अर्बन हो गई। अब वी कैन से कि म्यूनिसिपैलिटी वी कैन टेक एज अ सेंटर पॉइंट, और वहां से आपका जो रेडियस है वो 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो भी है वो वहां से कैलकुलेट होता है। ओके। सर टाइप्स ऑफ एसेट्स जो है कैपिटल एसेट्स वो बताइए कि क्या-क्या होती हैं? टाइप ऑफ एसेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इक्विटी, इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी शेयर्स को में बोथ लिस्टेड और अनलिस्टेड, और म्यूचुअल फंड्स में डेट ओरिएंटेड और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स दोनों। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग आती है उसको भी इसी में कवर किया गया है। इसके अलावा गोल्ड, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड्स के रूप में हो, चाहे एटीएफ के रूप में हो, उसको भी इसमें कवर किया गया है। तो ये 3 कैटेगरीज में कैपिटल एसेट्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया ओके, तो अदर एसेट्स जो हैं हमारी जैसे जो मूवेबल एसेट्स हैं, वो भी इसी में लास्ट में आपका कवर होता है? लाइक व्हीकल, ज्वेलरी वो सब है। भी बिल्कुल अदर बिल्कुल। ओके। तो सर इनका होल्डिंग पीरियड्स क्या रहता है कि कितना हमें कितने टाइम तक इसको होल्ड रखना पड़ेगा? देखो, इक्विटी शेयर्स जो है अगर वो विद इन 12 मंथ्स आपने ट्रांसफर करे, सेल करे, तो वो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ्स के बाद करे तो वो लॉन्ग टर्म। ओके, लिस्टेड की बात कर रहा हूँ जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, और अनलिस्टेड अगर है तो उसमें 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है। विद इन 24 मंथ्स है तो आपका शॉर्ट टर्म, 24 मंथ्स के बाद है तो लॉन्ग टर्म। सेम एज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में भी अगर आपका इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं बेसिकली उसको, तो अगर उसमें है तो वही सेम 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म और 12 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म। ऐसे ही अगर आपका डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो उसमें 24 मंथ्स का क्राइटेरिया, विद इन 24 मंथ्स इफ यू हैव ट्रांसफर्ड तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म। ओके, और अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, इमूवेबल एसेट्स की, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स आती हैं, तो उसमें 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है। 24 मंथ्स के अंदर अगर आपने सोल्ड किया तो आपका शॉर्ट टर्म है, और 24 मंथ्स के बाद अगर आपने सोल्ड किया तो आपका लॉन्ग टर्म है। और ओके। गोल्ड में भी सेम क्राइटेरिया है 24 मंथ्स का, बॉन्ड्स वगैरह में सब में वही क्राइटेरिया? सब में सेम क्राइटेरिया है। सेक्शन 50AA अभी एक नया लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर जो डेट फंड्स हैं, अगर सिर्फ डेट फंड्स में अगर आपका पैसा लगा है म्यूचुअल फंड्स में, तो उसके लिए कोई भी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, चाहे वो 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, वो आपका शॉर्ट टर्म में माना ओके, जाएगा। तो सर ये जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी आपने उसके अकॉर्डिंगली बताया कि हम्म, वाले पीरियड्स, हम्म। तो पहले जो था वो अलग था, डिफरेंट था? पहले क्या होता था कि कुछ 3 साल के लिए भी क्राइटेरिया होता था, 36 मंथ्स के लिए, बट लेकिन अब जो लास्ट बजट आया उसमें दो ही कैटेगरी कर दी है। अगर 24 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, और 24 महीने से नीचे है तो शॉर्ट टर्म, एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। ओके। सर आपने बताया कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं, उनका क्या-क्या होल्डिंग पीरियड होता है। तो उनका जो टैक्स रेट्स हैं, तो वो थोड़ा-सा आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बता दीजिए। अभी मैंने जो कैपिटल असेट्स बताई, कैपिटल असेट्स में को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हम उसी हिसाब से इसको लेके चलते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी इक्विटी, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। लिस्टेड शेयर्स वो शेयर होते हैं जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। ओके, अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ सेल
और एट द टाइम ऑफ परचेज वो शेयर्स एसटीटी पेड हो, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सो दैट कि अगर हमने एसटीटी पे किया होगा तभी हम इसको एनालाइज कर पाएंगे कि ये लिस्टेड शेयर्स है। यस, इनडायरेक्ट ओके। टैक्सेस में गवर्नमेंट बहुत सारी कमोडिटीज पे इनडायरेक्ट वे में टैक्स लगाती है। एसटीटी जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो वाइल सेलिंग और परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स गवर्नमेंट आपके ऊपर चार्ज करती है। वो पे करना पड़ता है, मतलब जो वो भी अगर लिस्टर है। आपने जिस भी शेयर पे पे किया है तो वो आपका लिस्टेड शेयर हो गया। ओके। और अनलिस्टेड शेयर्स होता है जो अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो अनलिस्टेड शेयर्स होता है। अब इनकी जो कैपिटल गेन की जो रेट्स है, लिस्टेड शेयर्स में अगर आपने 12 महीने से पहले उसको बेचा तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर 20% का टैक्स है। ओके। और अगर आपने 12 महीने के बाद लिस्टेड शेयर्स को बेचा तो आपका जो टैक्स है वो 12.5% है। उसमें देर आर सर्टन एग्जम्पशन फ्रॉम गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म सेल ऑफ लिस्टेड गेन पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख की लिमिट है। 1.25 लाख से ऊपर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर्स आपने अर्न किया तो आपके ऊपर 12.5% का टैक्स है। तो वो सिर्फ इक्विटी पे ही है या मतलब ओवरऑल टैक्स पे है, मतलब जितना भी लॉन्ग टर्म मेरे को ओवरऑल हुआ है उसमें से 1.25 है है ये? नहीं 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 नहीं, सिर्फ दो पे। एक तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे और एक म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड हो। ओके। राइट। अब अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स अगर आपने बेचे तो उसमें जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 24 मंथ्स है। 24 मंथ्स के अंदर अगर आपने वो बेचा तो वो हुआ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। ओके। और अगर आपने 24 मंथ्स के बाद बेचा तो देयर इज द सेम रेट 12.5% ऑफ कैपिटल गेन्स। तो उसमें हमें 1.25 की एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं नो मिलेगी? उसमें कोई एग्जम्पशन नो नहीं है। नो, उसके अंदर कोई exemption तो जो पहले इंडेक्सेशन होता था वो इंडेक्सेशन वाला अब कुछ नहीं है? नहीं। इंडेक्सेशन वही मैंने अभी बताया, 23 जुलाई 2024 की डेट है। 23 जुलाई 2024 से पहले के जो शेयर्स आपने खरीदे या आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी उसमें, अब मैं लिस्टेड और अनलिस्टेड यहाँ पे फिर दोबारा बताऊंगा। पहली बात तो जो लिस्टेड शेयर्स हैं उसके अंदर इंडेक्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके। अनलिस्टेड शेयर्स में इंडेक्सेशन लगती है। बट लेकिन अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले की अगर आपकी होल्डिंग है, बाद अगर आपने बेची तो दो रेट है, 20% का और 12.5% का। अगर 20% आपको करना है, मतलब अगर आपको इंडेक्सेशन लेनी है तो 20% टैक्स, और इंडेक्सेशन नहीं लेनी तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। ओके, मतलब बिफोर अगर 23 जुलाई हमने दिया है तो वी हैव टू ऑप्शंस अदर देन, अदरवाइज वी हैव ओनली वन ऑप्शन। ओनली वन ऑप्शन। और अगर 23 जुलाई 2024 के बाद कोई चीज खरीदी है और उसके बाद बेच रहे हो तो नो ऑप्शन ऑफ इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन रिमूव। तो इज देयर एनी मार्जिनल रिलीफ इन इन बिटवीन कि अगर हमने 23 पहले जुलाई से पहले अगर हमने बेच दी तो उस टाइम पे हमें 20% पे करना पड़ा विद इंडेक्सेशन, और उसके बाद जो है हमने 12.5% पे कर रहे यस, हैं। मार्जिन रिलीफ फ्रॉम गवर्नमेंट है और वो कैलकुलेट होता है, उसके कुछ सेट ऑफ फॉर्मेट्स हैं जिसको आप ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हैं तो मार्जिन रिलीफ आपको गवर्नमेंट देती है गवर्नमेंट। 20% टैक्स पे, 12.5% टैक्स पे। इसमें जो मैक्सिमम टैक्स होता है वो आपको डिपॉजिट करना। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो सर ये इक्विटी ओरिएंटेड और डेट इक्विटी ओरिएंटेड के होते क्या हैं? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें मोर देन 65% इक्विटीज में उसकी में से पैसा लगा हुआ है, और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें मोर देन 65% डेट में पैसा लगा हुआ है। ये डिफरेंस होता है। और अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में वही पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर लेस देन 12 मंथ्स है तो 20%, और मोर देन 12 मंथ्स है तो वही 1.25 लाख रुपए छोड़ के और 12.5%। ओके। और डेट ओरिएंटेड में कोई पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है। 50AA सेक्शन जो है वो अमेंड हो चुका है, उसके अंदर कोई भी पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है, चाहे 5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, वो शॉर्ट टर्म ही माने जाते हैं, उस पर 20% ही टैक्स लगता है। ओके। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, लैंड एंड बिल्डिंग की। उसमें भी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 24 मंथ्स ही है। 24 मंथ से अगर पहले आपने सोल्ड आउट किया तो जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है वो आपका, आपकी जो स्लैब रेट्स है इनकम टैक्स की उसके अंदर वो टैक्सेबल होता है। और अगर आपने 24 मंथ्स के बाद किया तो 23 जुलाई 2024 की जो डेट है
उसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है जो इस बार के बजट में गवर्नमेंट लेके आई थी कि अगर आपको इंडेक्सेशन लेना है तो आपको जो इंडेक्सेशन लेना तो आपका 20% टैक्स लगेगा, और अगर आपको इंडेक्सेशन नहीं लेना, डायरेक्ट कॉस्ट में से उसको लेस कर देना है तो 12.5% टैक्स। ओके। इसके अलावा जो अदर असेट्स हैं लाइक गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गए, व्हीकल्स हो गए, इन सब में पीरियड ऑफ होल्डिंग वो सेम, लेस देन 24 मंथ शॉर्ट टर्म और मोर देन 24 मंथ लॉन्ग टर्म। अब इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं इंडेक्सेशन की कि तो मैं एक बार इंडेक्सेशन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडेक्सेशन है एक तरह से जो आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स है। ओके। गवर्नमेंट की तरफ से हर साल एक नंबर आता है जो विच इज लिंक्ड फ्रॉम द इन्फ्लेशन, और उसको कैपिटल गेन इंडेक्स कहा जाता है, जो 2001 से स्टार्ट हुआ था। पहले 1981 से था, उसके बाद से चला आ रहा था। उसके बाद पीछे 3-4 साल पहले बजट में 1981 को उठा के 2001 कर दिया था। 2001 में इन्फ्लेशन रेट हमारा 100 है। उसके बाद आज करते 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 वो 350 के आसपास पहुंच गया है। तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस टाइम पे अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली वो 100 रुपए की थी तो आज वो 350 रुपए की होगी। तो ये इन्फ्लेशन बेस्ड चलता है और दैट नंबर इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। ओके। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। तो अगर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है, वी हैव टू पे द हायर रेट ऑफ टैक्स। यस, अगर हमें इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, अगर हमारे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है जिससे लोगों का बड़ा बेनिफिट होता है, तो हमारे को 20% टैक्स पे करना है अगर हमारी प्रॉपर्टी हमने परचेज करी है 23 जुलाई 2024 से पहले। अगर बाद में परचेज करी और बाद में सोल्ड कर रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंडेक्सेशन हम रिमूव वो होता है। हमें फ्लैट वो पे करना ही पड़ेगा। आने वाले टाइम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। ओके। तो सर आप कैलकुलेशंस बताएंगे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन को? तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन जो है वो सेक्शन 48 कवर करता है। इसके अंदर सबसे पहले आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्विवेलेंट टू योर सेल वैल्यू है। ओके। उसके बाद उसमें से 2 या 3 पार्ट जो हैं वो लेस होते हैं। सबसे पहले आप लेस होती है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आइटम अपनी कोई भी जो कैपिटल एसेट है उसको सोल्ड किया है, तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट अपनी सोल्ड करी है, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आपको दोनों ऑप्शन है। आप इंडेक्सेशन ले भी सकते हो, इंडेक्सेशन नहीं भी ले सकते हो। अगर इंडेक्सेशन लोगे तो 20% टैक्स है, और अगर इंडेक्सेशन नहीं लोगे तो 12.5% है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। उसके बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें से जो डिडक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है कि आपने एसेट लेने के बाद कोई भी एक्सपेंस किया है उसके ऊपर, तो वो आप इन द ईयर ऑफ स्पेंडिंग दैट अमाउंट आप उसको लेस कर सकते हो। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपने कोई लैंड ली है, उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, आपने उसकी बिल्डिंग को बनाने में उस पे 20 लाख रुपए अगर स्पेंड किया है, ओके। तो आपने 1 करोड़ रुपए की अगर मान लो उसके बाद वो बेची है, तो 1 करोड़ रुपए जो है वो आपकी हो गई ट्रांसफर वैल्यू। उसके बाद जो आपकी जो उसमें से लेस होगा वो पहले होगा 50 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद 20 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके बाद आपने उस लैंड को लेने में कोई और एक्सपेंस किया है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस वी कैन से कि आपने एसेट को सोल्ड करते हुए कोई ब्रोकरेज दी है, कोई कमीशन दी है, तो वो लेस होता है। उसके बाद आपका कैपिटल गेन निकलता है, और वो जो एंड में जो कैपिटल गेन निकलता है उसी को हमें डिसाइड करना होता है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग। ओके। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान लो आपने कोई कार खरीदी है। अब एट द टाइम ऑफ परचेज वो कार की वैल्यू है 20 लाख रुपए, और उस कार को लेने के बाद आपने इंश्योरेंस करवाई, उसके अंदर कुछ एसेसरीज लगवाई जिसके ऊपर आपका 1 लाख रुपए लगा। कल को आप उस कार को बेचने वाले हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसके अंदर आपका इंश्योरेंस भी आएगा और एसेसरीज की कॉस्ट भी आएगी। तो इसमें कहा था पुट टू यूज, जब तक एसेट आपकी पुट टू यूज में नहीं आ जाती तब तक का जो भी आपका एक्सपेंस है वो सारा आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ओके। वो सारा आप क्लेम कर सकते तो अगर हमारी डेप्रिशिएबल है वो व्हीकल है, तो उस केस में भी हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होगा हो। या? नहीं नहीं नहीं, डेप्रिशिएबल एसेट कोई भी आपकी है वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होती है, ओके। उसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आप हर साल उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। सर आपने बताया कि हमें कैपिटल गेन जो होगा उसका जैसे पूरा आपने बताया कि फुल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस कॉस्ट माइनस इम्प्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर करके जो हमें कैपिटल गेन आएगा, तो क्या हमें इस पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा या इसमें कोई एग्जम्पशंस है, कुछ है कि हम इसको बचा सकते हैं?
नहीं, गवर्नमेंट ने इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा है कि आपने कोई भी एसेट कभी कैपिटल एसेट परचेज़ करी है और उसको एक तरह से आपने इन्वेस्ट जब आपको आपने उसको किया है, तो आपने कहीं न कहीं नेशन बिल्डिंग में हेल्प करी है। तो अगर आपका उसको सोल्ड आउट करने में अगर कोई आपका गेन होता है, तो उस गेन को एग्ज़म्प्ट करने की भी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस और कुछ एग्ज़म्पशंस निकाल रखी है गवर्नमेंट ने, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यूटिलाइज़ करके आप अपना कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हो। तो जनरली ये मार्केट में सेक्शन 54 की एग्ज़म्पशंस के नाम से थोड़ा-सा फ़ेमस है और इसमें 6 एग्ज़म्पशंस हैं, जैसे वो अलग-अलग एग्ज़म्पशंस हैं। रेज़िडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर खरीदते हो तो रेज़िडेंशियल, और अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो एग्रीकल्चर लैंड को एग्ज़म्प्ट करने के लिए भी है। इसके अलावा आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं और इसके अलावा आप कोई भी एनी एसेट का भी ऑप्शन आता है। जो मेजरली जो मार्केट में यूज़ होती हैं वो 3 एग्ज़म्पशंस हैं जो सेक्शन 54, वो है कि अगर आपने कोई कैपिटल गेन अराइज़ हुआ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सोल्ड करने पे जो रेज़िडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो सर ये एप्लीकेबल सब पे है या किस मतलब इसमें कुछ है 54 सेक्शन सेक्शन? 54 को एक बार पहले अच्छे से देख लेते हैं। सेक्शन 54 में क्या है कि ये सिर्फ़ इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है और इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ है वो 10 करोड़ रुपए की है। आपकी जो एसेट है, वो आपने जो सोल्ड करी है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। मतलब आपका जो गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। ओके, और उसके अलावा आपने जो एग्जम्पशन लेनी है न्यू हाउस, रेजिडेंशियल हाउस खरीदने की लेनी है, वो या तो आपने 1 साल पहले खरीदा हो या 2 साल बाद तक आप खरीद सकते हैं। सपोज़ आज हम नवंबर में खड़े हैं और आपका 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन बन रहा है और सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो आपने या पिछले नवंबर से लेके आज तक कोई अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी हो तो आपको वो एग्जम्पशन मिल सकते हैं या आप आने वाले 2 साल तक आप खरीद सकते हो। ओके। और सर ये तो बहुत बढ़िया है मतलब हम लेते रहें, बेचते रहेंगे, गेन आता रहेगा, फिर बेच देंगे, फिर गेन आता रहेगा परचेज़ करके। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। सपोज़ अगर आज आपने कोई एसेट परचेज़ करी और आपने अपना जो कैपिटल गेन है उसको एग्ज़म्प्ट कर लिया, तो आप उसको 2 साल तक नहीं बेच सकते। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका जो है मिनिमम वो 2 इयर्स होना चाहिए। अगर आपने उससे पहले उस एसेट को सोल्ड आउट कर दिया, तो आपका वो उसी साल में फिर टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, मतलब लॉक इन पीरियड लगाया हुआ है। लॉक इन पीरियड है, गॉट जो भी एसेट आप खरीदते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्ज़म्पशन है, वो है 54 ईसी, जिसके में बारे में बात करते हैं कि आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची। एक मेन जो पॉइंट है वो यही है, एसेट जो भी सोल्ड होगी ना वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी और आपका गेन जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ओके, 54 ईसी जो है वो बॉन्ड्स की बात करता है। आपने एनी एसेट वहां पे लिखा हुआ है और एनी पर्सन लिखा हुआ है। आपने कोई भी एसेट बेची और उसको आपने बेचने के बाद अगर आपका कोई कैपिटल गेन होता है, तो आप विद इन 6 मंथ, जैसे 54 में था 1 साल पहले 2 साल बाद तक, इसमें विद इन 6 मंथ आपको एनएचएआई के या आरईसी के बॉन्ड्स खरीदने, जिसका लॉक इन पीरियड है सेम आपकी वाली बात। 5 साल से पहले आप उसको बेच नहीं सकते। रिडीम नहीं करा सकते। ओके, अगर आपने 5 साल से पहले रिडीम करा लिया तो आपका कैपिटल गेन राइज हो जाएगा, उसी टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, लेकिन इसकी लिमिट 50 लाख रुपए है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो आने वाले टाइम में अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और मेरी प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन है वो आया मान लो 11 करोड़ रुपए, तो 54 की जो लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए है। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 54 में 10 करोड़ रुपए एग्जाम करा सकता हूँ और 50 लाख 54 इसी में ले सकता हूँ और 50 लाख पे अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, 20% तक इसमें भी जो भी आपका बन रहा है वो आप पे कर सकते हैं। तो हम एक से ज़्यादा एग्ज़म्पशंस भी ले यस, सकते हैं? ये मैंने पॉइंट करा ही इसलिए था कि आप एक से ज्यादा एग्जाम्पशन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है कि आप एक ही एग्जाम्पशन लोगे दूसरी नहीं ले सकते। आप एक से ज्यादा एग्जाम्पशन भी क्लेम कर सकते हो एट अ पर्टिकुलर वन पीरियड या एट अ पर्टिकुलर वन फाइनेंशियल ईयर। अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर हमने सेल करी है, तो उससे अगर हमें कोई कैपिटल गेन आ रहा है, तो उससे भी हम बॉन्ड ले सकते हैं बिकॉज़ आपने बताया कि एनी एसेट कवर है। ओके, तो लेकिन उसमें तो फिर अप टू 50 लाख तक ही ले पाएँगे। अगर उससे बॉन्ड ज़्यादा है, बॉन्ड बॉन्ड 50 अगर लाख, उससे उससे ज़्यादा ज्यादा है तो फिर आपके लिए सेकंड एग्जाम्पशन 54 बी की है, जो एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे और एग्रीकल्चर लैंड आप खरीदो तो जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है वो आपका एग्जाम्पट हो जाएगा, वो 54 बी में कवर होता है। उसमें भी सेम एग्जाम्पशंस है, वो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ही है। उसमें भी सेम वही 1 साल पहले और 2 साल बाद तक आपको खरीदनी है और उसमें भी वही 2 साल तक आपका मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉल बैक हो जाएगा।
तो वो सेम एग्जाम्पशंस हैं, वो सेम उसमें दोनों में 54 भी आइडेंटिकली सेम है, बस वो बात करता है रेजिडेंशियल की और वो बात करता है एग्रीकल्चर लैंड। ओके, तो जैसे हम आपने बताया 54 में कि हमें 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी लेनी है या 2 साल बाद, तो इसमें कंस्ट्रक्शन भी कवर है क्या? यस, मानो मैंने किसी में यस, कंस्ट्रक्शन इसमें कराई। 54 में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि एट द टाइम ऑफ कैपिटल गेन जब आपका राइज होता है उसके 3 साल तक अगर किसी प्रॉपर्टी की आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो वो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, वो बाद के 3 साल है, मतलब हाँ, उससे उसमें पहले कोई बिफोर कंस्ट्रक्शन नहीं है, है, उसमें सिर्फ बाद के 3 साल है तो हमें कि इधर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन आप अपनी कंप्लीट कर लो। ओके, ठीक है। और सर आपने बोला 54F, तो वो क्या है? 54 बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। ओके, मतलब तो 54 में वी आर कवर्ड रेजिडेंशियल एंड 54 में 54 में ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है रेजिडेंशियल हाउस, और यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस के अलावा अगर आपने कोई भी एसेट सोल्ड करी है जिस पे आपको कैपिटल गेन अराइज होता है वो यहाँ पे कवर होता है। और इसमें भी वही सेम है कि आपने जो एसेट नई लेनी है वो 1 साल पहले या 2 साल बाद तक लेनी है या कंस्ट्रक्शन 3 साल बाद तक आप करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी वही है कि आपको रेजिडेंशियल हाउस लेना है। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। और आपने मतलब आपने जो कैपिटल एसेट बेची वो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, आपको खरीदना रेजिडेंशियल हाउस ओके, दैट मीन्स मैंने कमर्शियल अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, है। तो मैं उसकी एग्जेम्पशन जो है, अगर मुझे उससे रेजिडेंशियल हाउस लेना है, तो मैं 54F में ले सकती 54 हूँ। ओके, अगर कमर्शियल से कमर्शियल में मैं चाहती हूँ, तो उस केस में ऐसी कोई एग्जाम्पशन ही नहीं है। कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो कमर्शियल से कमर्शियल सिर्फ रेजिडेंशियल की है और अदर देन रेजिडेंशियल हाउस है, लेकिन कैपिटल गेन जो है वो आपका होना चाहिए किससे? रेजिडेंशियल से। ये वाली जो 54 वाली जो एग्जाम्पशन है वो अदर देन रेजिडेंशियल से है, आपका कैपिटल गेन कमर्शियल से हो, लेकिन लेकिन आपको परचेज लेनी रेजिडेंशियल है। ओके, अगर रेजिडेंशियल लोगे तो यू आर एलिजिबल, अगर आप कमर्शियल लोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल। दैट मीन्स कमर्शियल टू कमर्शियल कमर्शियल टू कमर्शियल का कोई वी ऑप्शन हैव नहीं है, टू पे कमर्शियल पे टैक्स। यू हैव टू पे टैक्स। ओके, कमर्शियल से अगर मैं एग्रीकल्चर लेती हूँ, तो नॉट अलाउड, ओके, वो तब भी 54 कवर ही नहीं करता। वो 54 कवर करता है सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड आपने सोल्ड करी, उससे आपका जो कैपिटल गेन अराइज हुआ और एग्रीकल्चर लैंड आपको खरीदनी है। ओके, बस कमर्शियल से मैं जो है वो बॉन्ड्स ले सकती हूँ, तो वो भी अप टू 50 लाख। अप टू 50 लाख। सर एनआरआई के केस में, अगर सपोज कोई एनआरआई है और उसने कोई कैपिटल एसेट यहाँ पर बेची है, तो उस केस में टैक्सेशन क्या रहेगा? सिंपल, नो, जो एनआरआई की अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बिकी है तो जो भी उसका कैपिटल गेन बनेगा इंडिया में वो इंडिया में यहाँ पे पे करे, और उसका बेनिफिट जो है डीटीएस में जो ट्रीटी है यहाँ की और बाहर की कंट्री की, तो वहाँ पे उसका बेनिफिट ले लेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब जो भी वो टैक्स यहाँ पर पे करेगा, अगर डीटीए कवर में कंट्री उसमें है, तो उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, सेम बेनिफिट मिल जाएगा, जो टैक्स वो यहाँ पे करेंगे उसका बेनिफिट वो क्रेडिट वहाँ पर अपने वहाँ पे वाले इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते और सर ये एफआईआई क्या होता है? हैं। ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सेक्शन 214 में कैपिटल एसेट जो है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें वो बताता है कि कौन कौन सी कैपिटल एसेट्स होती हैं, एक्सेप्ट 4 आइटम के जो हमने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा ये कहता है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट होती है। सिक्योरिटी को डिफाइन कर रखा है कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया में अगर कोई शेयर खरीद रखा है तो वो भी कैपिटल एसेट है। इन केस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब फॉरेनर अगर कोई है उसने अगर यहाँ पे कोई शेयर खरीद रखा है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज एंड इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स इन इंडिया अंडर सेक्शन 214। मतलब वो कुछ भी अगर यहाँ पर परचेज सेल करेगा, तो उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में होगी, सेम इंडिया में होगी, इट लाइक इज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। ओके। सर हमने इतने सब चीज़ें कवर करी, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज मेरी कोई प्रॉपर्टी है बहुत पुरानी है, जिसको मैं आज अगर सेल करती हूँ, तो उसमें किस तरह से मेरे को टैक्स? बहुत साल पुरानी मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मैं ये मान के राइट, देखो, अभी कुछ साल पहले ना कैपिटल गेन्स में अमेंडमेंट आई थी। पहले क्या होता था कि अगर आपकी कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, मान लो 60s 70s 80s की अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या होता था कि इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होता था। तो गवर्नमेंट ने एक डेट कर रखी थी 1/4/1981, 1/4/1981। उस दिन का हमारे पास इन्फ्लेशन वैल्यू होती थी, और हमें हमारे को क्या करना होता था, एक रजिस्टर्ड इनकम टैक्स के वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ती थी 1/4/1981 की। पर ओके, अभी 2022 में गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने वो डेट चेंज करके कर दी है 1 अप्रैल 2001। दैट मीन अगर हमारी 1 अप्रैल 2001 से पहले की कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमने परचेज करी है तो हमें इनकम टैक्स के रजिस्टर्ड वैल्यूअर से
1 अप्रैल 2001 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। उसके बाद जो आपका जो सेल प्राइस है उसमें से वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगी, उसके बाद आपकी इंप्रूवमेंट लेस होगी, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेस होगी, फिर आपका बैलेंस कैपिटल गेन्स आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वही सेम बात जो हम शुरू से एक डेट देख रहे थे, 23 जुलाई 2024। अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले की परचेज करी हुई है और बेची अब है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% पे कर दीजिए और विद इंडेक्सेशन 20% पे कर दीजिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, बट इन दैट केस आपको 1/4/2001 की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी ताकि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इजीली फाइंड आउट हो जाए और वो इनकम टैक्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही खानी। तो सर उससे पहले अगर मैंने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ लगा हुआ है, वो सब उसके अंदर मेंशन हो जाएगा। अगर आपका 2001 से पहले कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखी है तो आप उनको बताओ, उनको बिल्स अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखाओ, तो वो उसकी भी वैल्यूएशन साथ के साथ कर देते हैं, अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में डालते तो जो वैल्यूएशन आएगी बेसिकली हमें वही कॉस्ट ऑफ हैं। एक्विजिशन। वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ओके, सपोज मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करती हूँ, मैंने गिफ्ट कर दी, गिफ्ट करने के बाद अगर आगे वो सेल करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या रहते हैं? गिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, नहीं कर सकते? यहाँ पे जो सबसे बड़ा खेल है ना, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी मदर ने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, तो गिफ्ट डीड हमने बनाई, वो मेरे पास प्रॉपर्टी विदाउट एनी कॉस्ट आ गई। अब मान लो मैं उसको आज बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गिफ्ट इज योर, जो डोनी है, डोनर, टोनी आईएम हो गया, डोनर, जो डोनर है उनकी जो कॉस्ट होगी वो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ओके, अब मान लो मदर की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड है, बहुत साल पुरानी ली हुई है, तो वही सेम रूल आपको वैल्यूएशन करानी पड़ेगी एज ऑन डेट की, और उसके बाद आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हो। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो डोनर होगा, जो प्रीवियस जो उसके ओनर होंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो गिफ्ट है वो भी आपका टैक्सेबल होगा अगर आप उसको सेल कर रहे हो। यस, एट द टाइम ऑफ सेल वो टैक्सेबल होगा। सो तो सर कितने टाइम तक, मतलब हमारा जो मानो सपोज इसमें लॉसेस होता है या कुछ भी है, तो कब तक, कितने टाइम तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और क्या लिमिट्स होती हैं? लॉसेस भी दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों ही 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बस इनके सेट ऑफ का क्राइटेरिया अलग है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो अगले साल आपका, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो उसी से सेट ऑफ हो सकता है। ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपका है, वो अगले साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ। और करंट ईयर में भी लॉन्ग टर्म से हो सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपका है और करंट ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका, तो वो उसे सेट ऑफ हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस एक चीज है, जो शेयर्स वाला है वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है कि जो शेयर्स वाला जो लॉस है वो शेयर्स वाले ही प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। मान लो किसी ईयर में ऐसा है कि आपने शेयर्स में भी काम किया है, इक्विटी शेयर्स में आपकी सेल और परचेज है, और आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बेची है, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से तो आपका गेन है, ओके, बट लेकिन शेयर से आपका लॉस है, तो जो शेयर्स वाला लॉस है वो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता, अच्छा वो नहीं होगा वो adjust। नहीं एडजस्ट होता। शेयर वाला शेयर से होगा क्योंकि वो स्पेसिफिकली 111A और 111(2) में एडजस्टेड है, तो वो ऑलरेडी डिफाइंड है वहां पे, तो वो अदर देन उससे नहीं हो सकता। ओके सर, जो भी आपने बताया कि हमारे जितना भी कैपिटल गेन है हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी एग्जेम्पशंस ले सकते हैं, तो सपोज मेरा कोई लॉस होता है और मुझे उसको, मैंने रिटर्न अपनी जो फाइल करी है उसमें जो लॉस है, मैं कितने टाइम तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ? देखो, इसको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका लॉस होता है, मान लो मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी चल रहा है, 25-26 में आपका कोई लॉस होता है और वो लॉस आपका शेयर्स का लॉस है या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मिला के लॉस है। पहला पॉइंट, आपकी जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी ड्यू डेट से पहले फाइल होनी चाहिए। सेक्शन 139(1) कहता है कि अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपकी ओरिजिनल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल होनी चाहिए, पहला ओके, पॉइंट। दूसरा, लॉस कैरी फॉरवर्ड चाहे शॉर्ट टर्म लॉस हो चाहे लॉन्ग टर्म लॉस हो, दोनों आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। ओके, तीसरा पॉइंट,
कैरी फॉरवर्ड करके उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इसको कहते हैं सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड, आज हमारा लॉस हुआ, हमने रिटर्न टाइम पे फाइल करी, उसके बाद हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब वो सेट ऑफ कैसे होगा, उसके भी अलग रूल्स हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आज आपका लॉन्ग टर्म लॉस है और आने वाले टाइम में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉस जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल और गेन से ही सेट ऑफ होगा आपका। और शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर आपका लॉस है, तो वो अगले साल आपका मान लो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन है, तो वो दोनों से सेट ऑफ हो सकता मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों से क्या वो सेट ऑफ हो सकता है, और जो लॉन्ग टर्म है वो सिर्फ है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म से से सेट ऑफ हो सेट सकता है। हो यही 3-4 सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज इन कैपिटल गेन्स। जिसने ये 3-4 पॉइंट्स अपने दिमाग में डाल लिए, तो उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड समझ में आ सपोज अगर हम अपनी जो रिटर्न है वो टाइमली फाइल नहीं करते, गया। तो उस केस में हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। नहीं, स्पेसिफिकली सेक्शन 139(1) में लिखा हुआ है कि लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इन केस योर ओरिजिनल रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम एज पर सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, सेक्शन 139 बात करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, जहाँ पे डेडलाइंस लिखी। सपोज 8 ईयर जैसे आपने बोला कि मैंने कॉन्टिन्यूसली अपनी जो है वो 7 ईयर्स तक फाइल करी ऑन टाइम, और लास्ट में मैं भूल गई उसको, तो जो 7 सालों के मेरे कैरी फॉरवर्ड है वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। पिछले सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि जिस साल आपका लॉस है, वो वाली रिटर्न आपकी टाइम से जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीछे अपनी लॉस थे और आपने रिटर्न टाइम पे फाइल करी, वो भी सारा आपका खराब हो जाएगा। जिस साल का आपका लॉस है, उस साल की अगर टाइम से आपकी फाइल नहीं हुई, तो आगे वो आपका लॉस ओके, कैरी दैट फॉरवर्ड नहीं मीन्स होगा। करंट वाला जो है वो मेरा कैरी फॉरवर्ड नहीं हाँ, होगा, रिटर्न जो टाइम से फाइल होनी चाहिए। बाकी वाले जो है। गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। ठीक है। और सर जो आजकल यूथ है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर सैलरीड एम्प्लॉयड हो, तो सब ना इंट्राडे में लगे रहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उनको, तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब क्या उनके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस आती हैं? सबसे पहले तो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे होता है शेयर्स में। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को शेयर्स की डिलीवरी नहीं मिलती। आप सेम डे कोई शेयर परचेज करके और सेम डे अगर सेल कर देते हैं, तो उसको इंट्राडे कहा जाता है कैपिटल गेन्स की भाषा में। अब जो हमारे यूथ हैं या कोई भी बिगिनर ऑफ शेयर मार्केट है, उन लोगों के साथ सबसे बड़ा क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि हम लोग जो कैपिटल गेन से की इनकम जो है वो कमा रहे हैं और ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जिस पर 20% टैक्स होता है। बट इंट्राडे को उनको पता ही नहीं कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हैं। इंट्राडे को स्पेसिफिकली स्पेकुलेशन बिजनेस में डाला गया है और स्पेकुलेशन बिजनेस नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजेक्शन में है और उस पर 30% तक टैक्स जाता है। वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। जब वो साल के एंड में अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करवाते हैं, उनको पता लगता है कि इंट्राडे तो टैक्सेबल है बिजनेस में, तो वो हैप हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि इंट्राडे जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल गेन्स में नहीं आती, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है और स्पेकुलेशन में आती है। और अभी जो हमने लॉस की बात करी, इंट्राडे में जो भी लॉस होता है वो हमारा स्पेकुलेशन लॉस होता है, उसको हम 8 साल नहीं 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और स्पेकुलेशन की इनकम, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, दैट इज और किसी इनकम से और नहीं किससे नहीं हो सकता। होता? ओके, तो क्या ये उनको करना चाहिए इंट्राडे में ट्रेडिंग या नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? देखो ये तो सबका इंडिविजुअली अपना प्रोस्पेक्टिव है, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट में रहना है और अपनी वेल्थ बनानी है, तो आपको पहले पूरी स्पेसिफिक नॉलेज लेनी चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है और टेक्निकल रिसर्च क्या होती है। फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च दो पार्ट में शेयर मार्केट को बांटा जाता है। टेक्निकल जो रिसर्च होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो चार्ट्स एनालिसिस होते हैं वो सब कवर होते हैं। फंडामेंटल में आपकी जो पिछले 3 4 5 साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बैलेंस शीट होती है, उसके हिसाब से प्लान किया जाता है। तो आपको पहले बेसिक नॉलेज ऑफ मार्केट होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप काम करो तो आप कर सकते हो। बट लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल है, इसमें मेरा कोई स्पेशल कमेंट नहीं। मतलब आप रिकमेंड नहीं करते कि आपको करना ही चाहिए? नहीं, मेरा रिकमेंडेशन, मेरी कोई स्पेशल कमेंट नहीं है इसमें। रिकमेंडेशन नॉन रिकमेंडेशन की बात अलग है। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर स्पेकुलेशन आपको करना है या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बेसिक से लेके और हाई लेवल तक की शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप करें, अदरवाइज ना करें। आप अपना 90% मार्केट में कहा जाता है 90% लोग इस मार्केट में घुसते हैं, वो फ्यूचर ऑप्शन करते हैं या इंट्राडे करते हैं और अपनी मनी को बर्न करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये रूल है मार्केट का। ओके, हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड ही सेड कि वो बहुत इनकम कमा रहा है, वो डेली के शेयर्स ले रहा है, डेली के शेयर्स बेच रहा है और बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन जब लास्ट टाइम
जब उसकी रिटर्न भरने का टाइम आया तो उसने बोला यार इस पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये स्पेकुलेशन है। राइट। और ये बिजनेस इनकम बन गया। सर अभी हमने कवर किया इंट्राडे, तो एक और टर्म जो है जो बहुत ज़्यादा सुनने में आती है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, एफ एंड ओ। तो एफ एंड ओ में किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है और उसका जो टैक्स इम्प्लीकेशन होता है वो क्या है? एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में जो शेयर के प्राइस होने वाले हैं उसके बारे में आज डील होती है, आज ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो खास समझने वाली बात यह है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को स्पेक्युलेटिव बिजनेस में ट्रीट नहीं किया जाता। फ्यूचर एंड ऑप्शन को नॉन स्पेक्युलेटिव माना जाता है, मतलब नॉर्मल बिजनेस में ट्रीट किया जाता है। जैसे इंट्राडे है उसको स्पेक्युलेशन बिजनेस माना जाता है, इसको नॉन स्पेक्युलेशन बिजनेस माना जाता है। अब इसको भी मैं वही सेम तरीके से समझाता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाला जो लॉस है वो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाला जो लॉस है वो अदर बिजनेस की जो इनकम है उससे वो सेट ऑफ हो सकता है नेक्स्ट ईयर में। फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम के अंदर जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जो उस इनकम को या उस लॉस को अर्न करने के लिए हमने स्पेंड किए हैं, उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब इसको एक तरह से कह सकते हैं कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस जो है इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेस हाँ, इनकम। यस, नॉर्मल बिजनेस की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। इसमें नॉर्मल ही ऑडिट का क्राइटेरिया होता है जो 44 एबी में कवर होता है। इसमें नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रेडी करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, जैसे आपके डीलर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हो गए या आपकी जो स्टेटमेंट्स है, जो कैलकुलेशंस जो होती हैं, जिसमें जो डीलर से आपको आती है, जो आप जहाँ पे आपका अकाउंट है, डीमेट अकाउंट, वो आता है, वो आपको अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। फ्यूचर ऑप्शन की जो ऑडिट है वो भी जो इनकम टैक्स में नॉर्मल 44 एबी में जो कवर होता है उसी हिसाब से इसकी ऑडिट है। तो सर फ्यूचर है ऑप्शन में तो हम पूरा का पूरा ऐसे लॉट लेते हैं, तो वो तो एक ही लॉट में मुझे लग रहा है कि 10 करोड़ की लिमिट से पार हो जाता है, तो एक ही लॉट में हम लोगों को एप्लीकेबल हो जाता है। नहीं, 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 नहीं। इसमें इसकी जो टर्नओवर कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा-सा अलग है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। मान लो हमने कोई ऑप्शन ₹100 का लिया, 150 का बेचा, तो जो हमारी जो टर्नओवर कैलकुलेट होगी वो होगी ₹50, डिफरेंस ऑफ सेल एंड परचेज़। मान लो हमने कोई ऑप्शन 100 का लिया, 80 का बेचा लॉस में, तो हमारी जो टर्नओवर है वो -20 हुई, उसमें माइनस का साइन इग्नोर होता है, तो इन दोनों ट्रांज़ैक्शन में हमारी जो टोटल टर्नओवर हुई वो हुई 70। ओके, इस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर कैलकुलेट होती है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक द एब्सोल्यूट फिगर। Yes, we have to take the absolute figure and difference between sale and purchase, ओके and we have to ignore the minus sign. सर एक टर्म जो है क्रिप्टो काफी सुनने में आती है, जो मुझे लग रहा है कि आजकल सभी लोग क्रिप्टो में लगे हुए हैं, तो ये क्रिप्टो क्या है और इसमें किस तरह से टैक्स जो है लगता है? देखो, सबसे पहले ना क्रिप्टो के बारे में अगर आपने बात करी है तो क्रिप्टो सबसे पहले क्रिप्टो का ना थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे। क्रिप्टो होती क्या है? क्रिप्टो को कहा जाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, जो आप सुनते होंगे इथेरियम, बिटकॉइन और डॉज कॉइन और दुनिया भर के ऐसे क्रिप्टोज हैं। ये बनते कैसे हैं? बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके और इलेक्ट्रिकली सब कुछ मेंटेन करके उसके बाद ये क्रिप्टो की माइनिंग होती है, बेसिकली ऐसे बनता है। क्रिप्टो पिछले 2-3 साल में बहुत फेमस रहा है, मतलब अपनी जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ के अंदर। बहुत ज़्यादा सोचा है उन्होंने, हर बजट में ऐसा लगता है कि कुछ क्रिप्टो के लिए नया आएगा। लास्ट ईयर क्रिप्टो के लिए इस बार के बजट में कुछ नहीं आया, लास्ट ईयर के बजट में कुछ नहीं आया, पर 2022 में आया था क्रिप्टो के लिए बजट में, जिसमें सेक्शन 115 बीबीएच को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर बोला कि क्रिप्टो नाम की कोई आइटम नहीं है, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है। ओके, इसके अंदर सीधा-सीधा ऑप्शन दिया गया कि आपने जो कमाया क्रिप्टो से, सेल करके और खरीद के, जो कमाया डिफरेंस, उस पे टैक्स है 30%। तो सर इस पे इतना हायर रेट ऑफ टैक्स क्यों लगाया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी ये वाली इनकम्स हैं, गवर्नमेंट इसको कहती है स्पेकुलेटिव इनकम, मतलब एक तरह से जुए वाली इनकम। तो जितनी भी इस तरीके की इनकम्स है, जैसे विनिंग ऑफ लॉटरीज, इलीगल इलीगल काम हो इनकम्स, गए। गवर्नमेंट आपको इलीगल काम करो, गवर्नमेंट आपको मना तो ना करती है कि आप इलीगल काम मत करो। गवर्नमेंट कहती है आप काम करो, हमें अपना टैक्स दे दो। हम्म, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम इसको स्पेकुलेटिव इनकम मानते हैं, हम इसको मानते हैं कि ये एक तरह से लॉटरी गैम्बलिंग या इनकम है। गैम्बलिंग इनकम है और हम इस पे हायर टैक्स लेंगे 30%। और स्पेसिफिकली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, बस गवर्नमेंट ने एक चीज करी है, क्रिप्टो से होने वाला लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्रिप्टो से होने वाला लॉस आप क्लेम नहीं कर सकते, क्रिप्टो जब आप सेल करेंगे तो
उसको और स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 194S एक सेक्शन लेके आया कि आपको 1% टीडीएस काटना है सामने वाले का, थोड़ा सा उसको रूलिंग करने के लिए। और इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में भी एक अलग से एक शेड्यूल आया वर्चुअल डिजिटल एसेट का, जिसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका गेन लॉस जो भी हुआ है और टीडीएस डिडक्टेड, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आपको रिटर्न फाइल करनी है सिंपल 30% फ्लैट रेट। टैक्स में। ये है क्रिप क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो मतलब अभी भी इज़िली फाइंड आउट हो सकता है कि किसने क्रिप्टो में काम किया है, किसने नहीं किया? हाँ, अब मतलब टीडीएस का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आप जिसको भी सेल करोगे तो आपको टीडीएस काटना है, ये रूल है ही। और अगर आपने वो काटा है तो आपको वो डिपॉजिट भी कराना है, व्हिच इज लिंक्ड फ्रॉम पैन नंबर, तो इजीली वो फाइंड आउट है। गवर्नमेंट इस पे नए-नए स्टेप्स लेके आ रही है, जैसे गवर्नमेंट पीछे अपना खुद का एक क्रिप्टो कॉइन लेके आई है आरबीआई, ओके। तो धीरे-धीरे डेवलपमेंट चल रही है। बहुत सारे स्टेटों में लीगलाइज़ है, अपने इंडिया में भी लीगलाइज़ नहीं किया है। अभी तो टैक्स ही लगाया है, अब देखो धीरे-धीरे कैसे-कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये बहुत नया टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, धीरे-धीरे नई-नई डेवलपमेंट आएगी, उसमें नई-नई चीज़ें आएँगी। तो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि लोग कुछ तो मिस्टेक्स करते होंगे ना? क्या कॉमन मिस्टेक जो है वो लोगों की रहती है? आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो इसमें? कैपिटल गेन में मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली मिस्टेक करते हैं ना लोग, वो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं कि जो प्रॉपर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो लेने में लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि मान लो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, आपको वैल्यूएशन करानी है, लोग वैल्यूएशन कराने में लैग करते हैं। लोग आईटीआर में अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने में लैग करते हैं, है ना? तो उसके बाद इतना हम लोग हमारे पास अलग-अलग केसेज़ आते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, लोग वो उसको अलग से इंटरप्रेटेट करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या बता रहे हैं या ऐसा क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि कैपिटल गेन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाली जाती है और किस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल करी जाती है और किस तरीके से इसकी आईटीआर में रिपोर्टिंग होती है। 90% रिपोर्टिंग मैं कहता हूँ कि सीए लोग जो हैं वो प्रॉपर रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्लाइंट के कोऑपरेशन की वजह से या क्लाइंट के मिसकंसेप्शन की वजह से वो रॉन्गली इन्फॉर्मेशन आगे जाती है और उसके बाद क्लाइंट के केस लगते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है। इसके अलावा जो एक कॉमनली मिस्टेक मैंने देखी है, वो ये देखी है कि लोगों को ये इश्यू आता है कि जो सेल वैल्यू है, वही कैपिटल गेन है। नहीं, जो जो कैपिटल गेन है, वो है आपका जो एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफर एक्सपेंस करने के बाद वाला कैपिटल गेन है। और उसको रीइन्वेस्ट जो लोग करते हैं, जो सेक्शन 54 की जो एग्जेम्पशंस लेनी है, उसको लेने में भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से जिस भी एसएससी की, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, जिस भी साल उसका कैपिटल गेन जो है ना वो इवेंट बेस्ड है, वो एवरी ईयर नहीं होता लोगों का। तो जिस भी साल उनका कोई इवेंट है कैपिटल गेन का, योर professional wisely and calculate your capital gain properly and fill your proper income tax return. That is my suggestion. तो सर हम लोग अब सम अप करते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि क्यों किस तरह से वो अपने कैपिटल गेन को बचा सकें या इन्वेस्ट कर सकें या किस तरह से वो ध्यान रख सकें कैपिटल गेन के बारे में? जब भी मैं कैपिटल गेन्स की बात करता हूँ और किसी भी सेमिनार में बात करता हूँ या किसी भी पॉडकास्ट में बात करता हूँ, तो मैं हमेशा एंड में सम अप सिर्फ 3 पॉइंट्स के साथ करता हूँ। कीप योर रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट एंड होल्डिंग पीरियड प्रॉपर्ली, पहला पॉइंट। उसके बाद नो योर रीइन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम, कि आपको जो आपका कैपिटल गेन हुआ वो आपको रीइन्वेस्ट कब करना है। एंड थर्ड, कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑल थिंग्स। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ एवरी कैपिटल गेन्स। अगर कोई इसको समझ लेगा गोल्डन रूल्स को, तो वो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं करेगा। दैट मीन्स ये 3 गोल्डन रूल्स जो हैं वो अगर सबको अच्छे से याद हो तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को सेव कर सकते हैं। यस, प्रॉपर्ली। Thank you so much, sir. Thank you so much for watching this episode till the end. Here we have discussed many things about the capital gain and its taxation. If you have any question and doubt, kindly comment. Click here to watch our episode on Dubai, where we have discussed how to set up business in Dubai.